नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम जनता मांगे जवाब में बात करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की बात छेड़ दी है। भागवत का कहना है कि भारत एक दिन फिर सांस्कृतिक रूप से एकजुट होगा, सीमाएं नहीं दिल मिलेंगे। बीजेपी ने इस विचार का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि वो तारीख भी जरा बता दीजिए जब अखंड भारत बनेगा। दरअसल यह मुद्दा हर बार राजनीति को नई दिशा दे देता है। इस तरफ से राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ा जाता है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे जो है सियासी एजेंडा बताता है। अब सवाल उठता है कि क्या अखंड भारत महज एक विचार है या फिर वाकई कोई ठोस योजना है, और अगर है तो कब तक? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 2 दिवसीय सतना दौरे के दौरान कहा कि सिंधी समाज की तारीफ करते हुए बताया, ये बेहद खुशी की बात है कि बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं बल्कि अविभाजित भारत आए। जो हम घर का कमरा छोड़कर आए हैं, कल वापस लेकर फिर से डेरा डालना है। उन्होंने फिर दोहराया कि हम सब सनातनी और हिंदू हैं। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का बीजेपी पूरी तरह से समर्थन कर रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जहां हमारे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, वह पाकिस्तान हमारा है। जहां शहीद पैदा हुए हैं, जहां भगत सिंह पैदा हुए हैं, जहां पर हेमू कालानी पैदा हुए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में देशभक्त क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, इनने बलिदान दिया है, देश की आजादी के लिए लड़े हैं, वो भूमि आज पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान के अंदर वो भूमि है, वो आतंकवादियों का अड्डा बनते जा रही है। और इसलिए भारत को आज नहीं तो कल भारत पाक के बीच की रेखा खत्म करनी होगी। सर संघचालक मोहन भागवत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कब होगा, संघ प्रमुख वो समय और तारीख भी बताएं। हमारा हिस्सा है, लेकिन विश्व के नक्शे पे नहीं है। हमारा विश्व के नक्शे में भारत का पाक अधिकृत कश्मीर कब हमारा बनेगा, ये मोहन भागवत बताए, तारीख बताए, समय बताए, पूरे सब लोग, पूरे देश के लोग खड़े हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत का जिक्र किया हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर अखंड भारत बनाए जाने का समर्थन कर चुके हैं। भागवत के बयान पर बीजेपी ने हर बार समर्थन किया तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने, अखंड भारत के सपने को लेकर एक बार फिर से जो है देश में सियासत चरम पर है, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन सक्सेना जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो है आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल जो है मेरा सचिन जी आपसे है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप। अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप, लेकिन संजय राउत साहब शिवसेना यूटीबी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि तारीख बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि तारीख बता दीजिए। उमंग सिंघार साहब कह रहे हैं तारीख बता दीजिए। आपकी सरकार है, क्यों नहीं ले लेते हैं पाकिस्तान को? आखिर इतना लेट लतीफी क्यों कर रहे हैं? देखिए कपिल भाई, ये तो तय है कि अखंड भारत और पाकिस्तान वापस भारत का हिस्सा होगा, उस दिशा में सतत कार्य भी होते रहते हैं। और अगर कांग्रेस को इस करना, तो कांग्रेस से ये स्पष्ट कर दे कि क्या वो अखंड भारत के पक्ष में है या नहीं है। मैं चाहता हूं कि अभी इस डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करें, क्या वो अखंड भारत के पक्ष में है या नहीं है। माननीय भागवत जी ने, सरसंघचालक जी ने बहुत स्पष्ट ही कहा है कि हमारे घर में से एक कमरा अलग हो गया था, अब वो जो कमरा अलग हो गया हमें तो वापस लेना है।
वहाँ हमारे साधन है, वहाँ हमारे संसाधन है, वहाँ हमारे टेबल है, वहाँ हमारी कुर्सी है, वहाँ हमारी मेज है, वहाँ हमारे कुछ भाई हैं, तो क्यों ना हम उस कमरे को अपने उसमें वापस मिलाएंगे। तो ये तो हमारा ध्येय है ना, उसमें क्या गलत है। और रही बात तारीख की बताने की, तो निश्चित रूप से मान के चलिए बहुत जल्दी आपके सामने तारीख भी आएगी, क्योंकि पहले भी कांग्रेस सरकार कहती थी कि कसम राम की खातिर मंदिर वही बनाने की बात करते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताते हैं। तो हमने मंदिर भी वहाँ बना के बताया और तारीख भी उनको पता ही है। तो मान के चलिए तो उनको भी ये, तो वो भी जानते कांग्रेस की विश्वास उनको भारतीय जनता पार्टी से ही है, उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही है कि ये जो कार्य जो है, जो पुण्य कार्य जो है, जो देव कार्य जो है, जो पूरा अखंड भारत के संकल्प को साकार करता है, तो निश्चित रूप से कार्य भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसकी सरकार के नेतृत्व में ही इस संकल्पना को पूर्णता प्राप्त हो। चौधरी जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हमेशा ये आरोप रहा है, हमेशा सवाल खड़े किए हैं कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, चाहे वो धारा 370 को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हो, तारीख पर हमेशा आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, ऐसा कहना है सक्सेना जी का। क्या कहते हैं, क्या अखंड भारत, वो कह रहे हैं कि आप एकजुट हैं नहीं है? देखिए, आप समझिए इस बात को कि कोई बयान, उसकी विश्वसनीयता, उसकी गरिमा जब तक उसमें नहीं होती तब तक उसकी सार्थकता पर चर्चा करना बेईमानी है। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है कि वो कौन व्यक्ति है जो ऐसा कह रहा है। अब हम देखिए मोहन भागवत को की जो हैसियत है, हम इस बयान के परिप्रेक्ष्य में उसको तौलते हैं। मोहन भागवत को पाकिस्तान और इन सब चीज़ों की कितनी चिंता है, लेकिन यही मोहन भागवत जो है कल एक हिंदू के बच्चे को कब्र से निकाला और उसके शव को छक्त विक्षत किया, 13-14 बच्चे मर गए, ये भ्रष्टाचार का नमूना है। अब मोहन भागवत यदि इस पर एक लाइन बोलते, भले वो सीधा आक्षेप नहीं करते, बोलते घटना निंदनीय है, चिंतनीय है, ये बात उन्होंने नहीं कही और ये वो कहते और उसके एवज में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता, तो हमें समझते कि देखिए कितना वजनदार, कितना बड़ा आदमी है कि उसने सीधा भी बयान नहीं दिया लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया, भ्रष्टाचार की जद में बहुत सारे अफसरान आ गए, ये हो गया, वो हो गया। तो जिस व्यक्ति की हैसियत इतनी नहीं है कि वो अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सके, अपने ही भ्रष्ट मंत्री को हटा सके, तो आप मुझे बताइए कि विदेश नीति पर वो व्यक्ति किस हैसियत से टिप्पणी कर रहा है। एक बात, आप गज फुट इंच में कहीं नहीं आप टिप्पणी करे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या होता है कि जब कोई बहुत भरे पेट का आदमी रहता है, नगर सेठ टाइप का आदमी रहता है, तो गप्पे मारते हैं वो लोग बैठ के, 4-5 उसके चिलम भरने वाले भी आ जाते हैं। अब मैं उसको देखिए, बानगी देखिए और इस बयान को उससे आप तौलिएगा, तो वो आदमी बैठता है, वो अपने 4 चमचों के बीच में कहता है, जब दीवार पे वो छिपकली देखता है, वो कहता है काय रे जो का हाथी आए, तो वे 4 चिलम वाले भरने वाले कहते हैं हाँ भज्जा जो तो हाथी ही आए। तो ये 100 साल से इस टाइप की गप्पें चल रही हैं। मोहन भागवत आते हैं, छिपकली को देख के कहते हैं काय वो हाथी आए, तो ये सब भाजपा और संघी चिल्लाने लगते हैं कि अरे हाथी है भैया ने हाथी देख लो, हाथी बता दो। तो ये 100 साल से ये गप्पें आप सुन रहे हैं और आने वाले 100 साल तक ये गप्पें आपके की बात हो रही है, तो आप क्या वो चिलम भरने वालों में शामिल होंगे या फिर छिपकली को छिपकली कहने वाले होंगे? हम लोगों ने प्रकारांतर से अखंड भारत का निर्माण किया है। हमने एक सार्क सम्मेलन शुरू किया था। सार्क सम्मेलन में हमने ये जो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश थे उन सारे देशों को एक प्लेटफॉर्म पे हम लेके आए और उनको राजनीतिक तौर पर एकीकरण करने का प्रयास किया। देखिए आप मोहन भागवत ने भी यही कहा। मोहन भागवत ने क्या कहा था? ये नहीं कहा कि हम सीमाओं को विलीन कर देंगे, उन्होंने कुछ और सांस्कृतिक शब्द कहा। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। हमारे प्रयासों से इनको इतनी कुंठा है कि इन्होंने सार्क सम्मेलन कराना ही बंद कर दिए। अब मैं ये कहता हूं कि जो मोहन भागवत के अधीन जो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल में भारत की विदेश नीति देख लीजिए। आज ना नेपाल आपके साथ, ना बांग्लादेश आपके साथ, ना श्रीलंका आपके साथ देंगे या नहीं? मैं एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहूंगा। हम तो कर चुके हैं। हम तो इनसे अगर बीजेपी आरएसएस करने का प्रयास करे तो उसमें सहभागिता बनेंगे नहीं बनेंगे, विरोध करेंगे या साथ देंगे? नहीं भाई देखो, हमें इस टाइप के जो लोग अपने ही धर्म के, अपने ही देश के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम उनका क्यों साथ दें? चलिए प्रतिक्रिया लेता हूं। सचिन जी, सुना आपने चौधरी साहब को, वो ये बोल रहे हैं कि चिलम ठोकने वाले जो कुछ 2-4 लोग होते हैं और जो गपशप मारते हैं, उनकी बातों को मैं अमल में नहीं ला सकता और उनका स्टैंड जो उन्होंने रख दिया है कहीं ना कहीं वो आपके साथ नहीं है। वो कह रहे हैं सार्क के देशों को मिलाकर हम काम करते थे, अखंड भारत का सपना तो हमने पहले ही देखा है, आप तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं।
सर जी 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 आवाज आ रही है? आ रही ठीक। चौधरी जी ने स्पष्ट किया, कांग्रेस की परिपाटी बताइए कि चमचागिरी कहाँ चलती है और कांग्रेस में चलती है, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जैसे राहुल गांधी हथेली पे चांद दिखाते हैं कि ये देखो चांद है, उनके सारे चमचे खड़े होकर उस पर बात करते हैं। और कांग्रेस तो विभाजन का पाप कांग्रेस ने करा है, तो कांग्रेस को तो क्षमा मांगनी चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को उल्लेखित कर दें, क्या वो अखंड भारत के संकल्प के साथ है या नहीं है, क्या अखंड भारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात उन्होंने नहीं करी, उन्होंने आए दाएं बाएं की सारी बात कर दी, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो विक्रम भाई से नहीं हुई। तो उन्होंने चमचा पहले ये सपना पूरा कर दिया है, हमने तो ये सपना पहले पूरा कर दिया है। नहीं पूरा करा, आपने पाप किया है, पाप हमने नहीं किया भाई। 1905 में बांग्लादेश का भंग हुआ था, वो हमने किया था। नेपाल से लेकर अफगानिस्तान और रंगून का विभाजन तो अंग्रेज कर गए थे, वो हमने किए हैं क्या? वो कहाँ आप लोग हो यार, इतिहास पढ़ के आया करो। 1947 में हमारी सरकार थी जो हमने भारत पाकिस्तान बना दिया। किसने बनाया भारत पाकिस्तान? नहीं, मैं तो आपसे दावा, मैं आपकी बात मान लूंगा, आप भारत के विदेश मंत्रालय से ये कहलवा दीजिए, विदेश मंत्रालय से कहलवा दीजिए सारी बात है। नहीं, मोहन भागवत भारत की विदेश नीति पे कौन हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं? हम बहुत खुश हो जाएंगे और आपके साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। ये बात भारत के विदेश मंत्रालय से कहलवा दीजिए। आप सोच रहे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको साथ खड़ा होने की बात करिए। आपने पाप किया है, आप स्वीकार करिए उस बात को। भैया देखो, होने के लिए उसका पश्चाताप सक्रिय कार्रवाई करो तो हम साथ में हैं। पूरा आरएसएस जो है सुबह चड्डी पहन के पबजी खेलता है मामले में, अगर आप उनके साथ आके खड़े होते हैं तो सुनो गुरु, सुबह पूरा आरएसएस चड्डी पहन के पबजी खेलता है ना? पबजी खेलने वाले बहादुर नहीं रहते हैं, सड़क पे आने वाले बहादुर रहते हैं। हमने बहुत महान और ऐतिहासिक काम किए हैं। आपका वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था, अंग्रेजों से दलाली खाता था। आप लोगों के संगठन ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में जाने से भारत के लोगों को मना किया था। चलिए सचिन सक्सेना जी, विक्रम चौधरी जी, सचिन जी, विक्रम चौधरी जी, आपको करना चाहिए। सचिन जी और विक्रम जी, चर्चा को सार्थक बनाया। सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। आशीष दुबे जी, जिस तरीके से अभी पीओके में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो गोलीबारी चल रही है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे समय में मोहन भागवत के बयान के क्या माने देखा जाए? क्या वास्तव में अखंड भारत का सपना पूरा होगा? देखिए, अखंड भारत का सपना बहुत लंबे समय से देश देख रहा है और दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो है क्या? अखंड भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसमें कई सारे देश हैं, 8-9 देश। तो पहले तो ये चीज़ सामने होनी चाहिए कि अखंड भारत में क्या, सिर्फ पाकिस्तान क्यों? वो तो फिर बर्मा भी है और म्यांमार भी है और अफगानिस्तान तक है। तो ये चीज़ें कहाँ हैं, इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? तो मेरा ये कहना है कि इस सपने के विरोध में तो कोई भी नहीं है। सब चाहते हैं कि अखंड भारत हो, सब चीज़ें हो, लेकिन जो दौर है बदलाव और बहुत आगे बढ़ चुका दौर है, जिस तरह की क्रांति हुई है साइबर की, सोशल मीडिया की, सरहदें तो वैसे ही टूट चुकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में एक जैसा दिखता है। दुनिया जो है बोलते हैं ना, वो ग्लोबल विलेज जैसी हो गई है। तो वो सब चीज़ें हैं, इनके इतर भी हम या कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता भारतीय अखंड भारत का विरोध करेगा। लेकिन 11 साल से अखंड भारत की परिकल्पना और वादा करने वाली सरकार है, तो 11 साल में कितना चले हैं, देश को ये भी बताने की ज़रूरत है, या देश को ये भी जानना चाहिए। तो ये भी बता दिया जाए इस चीज़ को, और आगे इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जब चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो इस सपने के साथ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, पहले। दूसरी बात यह है कि ये सपना जब देखा गया, पाकिस्तान की बात ही जैसे की गई कि पाकिस्तान हमारा दूसरा पाकिस्तान को हम मिलाएंगे, या पीओके में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे, तो उस विरोध प्रदर्शन का मायना थोड़ी है कि वो भारत से मिल जाएगा। उसके लिए बहुत सारे कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य प्रयास बहुत सारे साथ साथ उसकी दरकार होगी, तब जाकर के ये सारी चीज़ें होंगी। और दूसरी एक बात ये भी है कि मान लीजिए हम पीओके को लेते हैं, या वो हमसे आगे मिल जाता है, हम उससे मिल जाते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसका भूभाग लेंगे कि वहाँ के लोगों को भी लेंगे? तो वहाँ के लोग जब लेंगे तो क्या वो 100% भारत के साथ हैं क्या? तो जब चीज़ों को हम देखेंगे तो हमको सिर्फ
कोई भूभाग या संपत्ति के साथ ही नहीं रहना है, हमको ये देखना है कि उसके साथ क्या दायित्व या क्या लायबिलिटी हमारे साथ आ रही है। जो लोग मन से हमारे साथ अगर नहीं जुड़ पाए और वो हमारे साथ हो गए, बलूचिस्तान तो आना चाह रहा है ना, बार बार मोदी के वो नारे लगा चुका है, रैली निकाल चुका है, वो कह रहा है कि मोदी जी हमें मिला लीजिए हिंदुस्तान में। तो मिला लो, तो मिला लेते हैं। मेरा मतलब ये है, आप ये बहुत कूटनीतिक और बड़े प्रयासों की बातें होती हैं। एक अगर वहां का मैं मानता हूं कि चलिए वहां 90% लोग भारत से मिलने के पक्ष में है, लेकिन वो 10% लोग जो अराजक हैं उनको हम मिला लें। तो बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। इस कई चीजों के एक भावुक वो उसके आशय होते हैं, कई चीज़ों के व्यवहारिक तकाजे होते हैं। इन सब चीज़ों को जोड़कर ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी तक जो प्रयास हुए, सरकार मजबूत है, सरकार बताए इतने में कितने आगे बढ़े हैं और अब आगे प्रयास, लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ये एक और बात है कि अभी जब पाकिस्तान पे हमने हमला किया था तो उस हमले को बढ़ा करके ये सपना भी पूरा हो सकता था। तो मैं ये कहता हूँ कि संघ का कहना अलग है, सरकार की मंशा और दुविधा, समस्या या सुविधा जो भी है वो भी अलग हैं। तो ये सब चीज़ें जब साथ आएंगी या जब चीज़ें इस तरह से कोई एक रूपता बनेगी तब जाकर ये चीज़ें आएंगी। लेकिन तब तक और सारी चीज़ों और सारे मोर्चों पर बेहतरी के साथ आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। जी चौधरी जी, हाँ कुछ कहना। मेरा दुबे जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, सार्थक मैं टिप्पणी कर रहा हूँ इस पर। इसमें राजनीति की मैं बात नहीं करूँगा, ना आरोप और प्रत्यारोप की बात है। देखिए, जब मोहन भागवत जी ने कहा कि हम सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ेंगे, काम क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने बलूचिस्तान का बात की, कांग्रेस ने तिब्बत को सांस्कृतिक रूप से अपने साथ खड़ा किया और कांग्रेस का साहस देखिए कि आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से चलती है। तो देखिए, ताकत इसे कहते हैं। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि बलोच लोगों को बुलाइए और वहां की निर्वाचित सरकार जो है भारत में स्थापित कर दीजिए। कम से कम आप एक देश को सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पे मान्यता तो दोगे। आप मुझे बताइए कि चाइना इतना बड़ा देश, कांग्रेस ने उसको कितना बड़ा डैमेज किया कि वहां के एक बहुत बड़े भूभाग की निर्वाचित सरकार हम चला रहे हैं। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये कांग्रेस की ताकत है। मैं मोदी जी को, मोहन भागवत को चैलेंज कर रहा हूं कि बलोच की निर्वासित सरकार की स्थापना भारत में करें और बलोच के आंदोलन को भारत सरकार मान्यता दे। क्या इनसे पूछिए कि इस तरीके का कुछ बात की इन्होंने? जी सचिन जी, यहाँ पर बड़े सवाल हैं, वो तिब्बत की बात कर रहे हैं। क्या बलूचियों को भारत सरकार में निर्वासित किया जाएगा? क्या उनकी सरकार को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा? और दूसरा सवाल जो है, दुबे जी ने कहा है जो कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसको आपने जो है बंद कर दिया। हालांकि वो कोई भी रीजन रहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। आप चाहते तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाकिस्तान को ले सकते थे, फिर पीछे क्यों हटना पड़ा? क्या कुछ वजह रही? जो कार्य करना था, जो संदेश देना था, वो संदेश भी दिया गया, वो कार्य भी किया गया, कार्रवाई भी की गई। रही बात इसका करने की, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का लक्ष्य है। ये हमारा एक ध्येय है कि एक दिन हम अखंड भारत की स्थापना पुनर् रूप से करने के लिए बिल्कुल बाध्य और प्रतिबद्ध है इसके लिए। तो जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी ने जो बात कही कि क्या लोग तैयार होंगे, तो लोग तो दुबे जी विभाजन के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ ना देश का। तो एक दिन आप यकीन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो सोच, जो सकारात्मक सोच, बलूचिस्तान को राजनीतिक मान्यता देगी आपकी सरकार? मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, जाता हूँ उस विषय पे। तो जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो संकल्प है, उसको साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य रूप से करेगी, मान के चलिएगा। और क्या उसको देगी या नहीं देगी, ये सब चीजें बैठ के डिबेट में तय नहीं होती है। ये बड़ी रणनीतिक विषय, विदेश नीति के मुद्दे होते हैं जो अपने जहां तय होते हैं। मतलब लेकिन अखंड भारत में सिर्फ पाकिस्तान आएगा, बाकी देशों की बात भी होगी। सचिन जी, मिश्रा जी, भूटान और नेपाल तो है ही। भूटान और नेपाल के लोगों को हम अपनी भारत की सेनाओं में भर्ती करते हैं, वो यहाँ भारत में आके नौकरी कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने अखंड, इस तरफ तो पूरा अखंड भारत बना ही रखा है। बात आप बोल दीजिएगा, मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो उसमें श्रीलंका भी काउंट होता है, म्यांमार भी काउंट होता है, भूटान भी आता है, तिब्बत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, अफगानिस्तान तक भारत के अखंड भारत की बॉर्डर लगी।
तो मैंने जैसा अभी उल्लेख किया कि एक दिन की बात नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन की बात अवश्य है। तो भगवान 11 साल पर्याप्त होते हैं। 11 साल में भारत सरकार का एक कदम गिनाइए। 11 साल में छोटा ही कदम गिना दो आप। चौधरी जी सुनिए, ये विभाजन नहीं करना जो एक दिन पर्याप्त होता है, 11 साल पर्याप्त होता है। वो आपने व्यक्ति हस्ताक्षर करके विभाजन हो गया उसका, यहाँ छोड़ने की बात हो रही है, तोड़ने की नहीं हो रही। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल है। और वो भी ऐसी विचारधारा को जो विपरीत दिशा सचिन जी समय का अभाव है, इकट्ठा करना, सचिन जी ये अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर लगी हुई है। सचिन समय का अभाव। सीधा मैं आशीष दुबे साहब की लास्ट प्रतिक्रिया चाहूंगा। अब दुबे जी, जो बयान दिया गया है सतना के बीटीआई ग्राउंड में, इस बयान की हमने बात की, अखंड भारत का सपना इतना आसान नहीं है, हालांकि कह रही है सरकार हम उसके साथ हैं, लेकिन क्या ये बयान का दूसरा पहलू देखा जाए तो बिहार चुनाव है क्या? बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर यह बयान कितना कारगर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, चुनाव तो कोई भी सियासी दल या सियासी दल से जुड़ा कोई संगठन इस तरह की बात करता है तो उसके सियासी निहितार्थ होते ही हैं, और ये एक भावनात्मक मुद्दा है जो हर भारतवासी को उद्वेलित करता है, लेकिन ये भावुक उच्छ्वास से नहीं होगा। और ये लोग समझते हैं, जो नई पीढ़ी है जो बहुत आगे तक सोचते हैं, देखते हैं, उनका वो बहुत व्यवहारिकता के तकाजे पर उसको तौलते हैं। मेरा ये कहना हमेशा है कि कौन नहीं चाहेगा कि अखंड भारत बने, सब चाहते हैं, लेकिन अभी भारत जो है उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उन सब की बेहतरियों की दरकार हैं, वो सारी चीज़ें भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती रहें। और अखंड भारत के लिए सरकार का क्या प्लान है इससे देश अवगत होता रहे, तो उससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, उस सपने से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जैसा कहा जाता है कि एक दिन ऐसा होगा, वो एक दिन कब होगा उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए कि हम इसको करेंगे, इस तरह ऑपरेट करेंगे, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन हमें व्यवहारिकता के तल पर देखना होगा कि हर चीज की एक कल्पना जो है वो हमेशा बहुत सुखद हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए कोई भी सरकार है या 11 साल से भाजपा की ही सरकार है जिसके एजेंडे में लगभग ये चीजें हैं या उसके विचार में ये चीजें हैं, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ी? उसको पता है ना कि इसके साथ साथ क्या चुनौतियां और क्या इसके रिपरकेशन सामने आएंगे। तो वो संघ का बोलना अलग बात है, ये बोलना अलग बात है। ये नारे, ये बहस मुझे नहीं लगता कई साल और चलेगी। ये उस तरह की बात है जैसे कहा जाता है कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, और एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, ये उस तरह की चीज। चलिए आप समय का अभाव है, विक्रम चौधरी क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव, तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बने। सचिन सक्सेना जी आपका, विक्रम चौधरी जी आपका, साथ ही आशीष दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मोहन भागवत का जो बयान है वो अपने आप में एक विशेष अहम रखता है। उनके जितने बयान हैं उनको जो है देश की जनता सुनती है और काफी अमल में लाती है, लेकिन ये सतना में दिया गया बयान ये कितना जो है कारगर साबित होगा, और जो अखंड भारत की बात कही जा रही है वो सपना कब तक पूरा होगा, इस सपने को कब अमली जामा पहनाया जाएगा, ये सभी दिखना होगा। लेकिन कांग्रेस जो बार बार आरोप लगाती रही कि तारीख तो राम मंदिर की भी नहीं बताई गई थी, वो भी बन गया है, तारीख तो 370 धारा हटाने की भी नहीं बताई गई थी, वो भी बन गया है, तो क्या देखना होगा कि इस बार भी जो है कांग्रेस के मंसूबों पर जो है पानी फेरने में जो है मोदी सरकार जो है कामयाब होगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।